अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोग डेली बेसिस पे लेक्चर पढ़ रहे हैं। आप डेली बेसिस पे जो लेक्चर हमारे अपलोड हो रहे हैं बेटा वो आप पढ़ा करें ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो। और डेली बेसिस पे आप लेक्चर पढ़ते रहेंगे प्रीवियस, तो आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है परचेजिंग एंड स्टॉक कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। के हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है बेटा, उसमें परचेजिंग मेडिसिन्स की या अलाइड आइटम्स जो से रिलेटेड आइटम्स होते हैं उसकी किस तरह परचेजिंग होती है, उसे किस तरह स्टोर और कंट्रोल, हम स्टॉक को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह मेंटेन रखते हैं। Purchasing of hospital medicines. Purchasing means to obtain an item by paying money. Purchasing and control is a main function of hospital pharmacist. A successful hospital pharmacy is very much dependent on effective purchasing and inventory control of pharmaceuticals. परचेजिंग सिंपल मीन्स की होता है बेटा कि कोई भी चीज़ जब हम यहाँ मेडिसिन्स की और अलाइड आइटम्स की बात कर रहे हैं, आप बाय पेइंग मनी जो चीज़ आप हासिल करते हैं उसे हम कहते हैं परचेजिंग। परचेजिंग और कंट्रोल जो है, यानी जो मेडिसिन या अलाइड आइटम्स बेटा आप जो परचेज़ कर रहे होते हैं और उसका कंट्रोल, उसे किस तरह आप मेंटेन, उसकी इन्वेंट्री किस तरह मेंटेन करेंगे, किस तरह स्टोर करेंगे, ये सबसे अहम और मेन फंक्शन है किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। सक्सेसफुल हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इफ़ेक्टिव परचेज पर और इन्वेंट्री कंट्रोल पर। 4 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट। यानी कि जो जितनी भी मेडिसिन या अलाइड आइटम्स परचेज हो रहे हैं उसके 4 स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत हम कर रहे होते हैं। कौन कौन सी हैं बेटा वो 4 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट? कौन कौन से हमारे वो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके तहत हम जो है वो परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट करते हैं? प्रोक्योर द मोस्ट effective drugs in the right quantities, select reliable suppliers of high quality products, ensure timely delivery and achieve the lowest possible total cost। जो 4 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है हमारी बेटा फार्मास्यूटिकल परचेजिंग में या प्रोक्योरमेंट में, एक तो जो मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, यानी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी परचेजिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक मौजूद हो जिसकी वजह से आपका बजट आउट हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन ना हो। सेकंड जो आ रहे हैं बेटा हमारे, सेलेक्ट रिलायबल सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप जो सप्लायर आप जिसे आप परचेजिंग कर रहे हैं वो चाहे मैन्युफैक्चरर है या होल सेलर है या आप मेडिकल स्टोर डिपोट्स, जो भी आप सप्लायर से परचेजिंग कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन की या अलाइड आइटम्स की, वो हाई क्वालिटी के हों, यानी राइट क्वांटिटी। इसके बाद आप जो देखेंगे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। आप जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो हो लेकिन हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते जब हम मेडिसिन की हम बात करते हैं। थर्ड जो आ रहे हैं, इंश्योर टाइमली डिलीवरी। जहाँ से भी आप परचेजिंग आप डिलीवरी करवा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं आप मेडिसिन्स की या अलाइड आइटम्स की, वो टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत हो वो चीज़ अवेलेबल ना हो, वो मेडिसिन या जो भी आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या अलाइड आइटम्स हैं वो अवेलेबल ना हो। तो आप इंश्योर करें, यानी राइट क्वांटिटी के साथ राइट टाइम भी होना चाहिए। अचीव द लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट पर पड़ियो कोशिश करें वो मिनिमम हो। आगे चलते हैं बेटा हमारे पास परचेजिंग प्रोसीजर इन हॉस्पिटल्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी अगर हम परचेजिंग प्रोसीजर्स को देखें किसी भी हॉस्पिटल में तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? सेलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम, परचेजिंग मेथड, परचेजिंग अथॉरिटी, स्टोरेज एंड स्टॉक कंट्रोल। यानी परचेजिंग प्रोसीजर्स इन
5 डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जिन पर परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट जो हॉस्पिटल में हो रही है, हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो डिपेंड करती है। सबसे नंबर 1 पे हमने कहा सिलेक्शन ऑफ आइटम है। आगे चलते हैं बेटा, हम इसे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम, द सिलेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड अलाइड आइटम्स इज बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट। यानी कि प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में सबसे मेन जो आपके पास फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम, और ये जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। यानी मेन फंक्शन सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर आता है परचेजिंग में बेटा, वो सिलेक्शन है ड्रग का, मेडिसिन्स का। A pharmacist is at a better position for making decisions related to products, quantities required, product specification and source of supply। और ये सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास रिलेटेड नॉलेज होती है फार्मास्यूटिकल्स की, तो उसका डिसीजंस होता है कि कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी है, किस क्वांटिटी में मंगवानी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, कौन सी ब्रांड है, किस जो सप्लायर है उसका वो कौन है। तो ये तमाम डिसीजंस जो हैं ये कौन लेता है बेटा? ये फार्मासिस्ट होता है। यानी सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब डिपेंड कर रही हैं ऑन द डिसीजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। It is the pharmacist's duty to establish and maintain standards assuring the quality, proper storage, inventory control and rational use of pharmaceuticals। और ये अभी मैं बेटा इसी में आपको कह रही थी कि सिलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे क्वालिटी को अश्योर करना हो, उस फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की जो प्रॉपर स्टोरेज हो, उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो और उसका सूटेबल यूज़ हो, इस तमाम के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, तमाम स्पेसिफिकेशन जो है वो कौन इंश्योर करेगा, कौन मेंटेन करेगा? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। Although purchasing done by purchase department, but setting of quality standards and specifications require professional knowledge and judgment must be performed by pharmacist। यहाँ बेटा ये कह रहे हैं कि परचेजिंग जो है मे बी पॉसिबल कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट सम टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है परचेज डिपार्टमेंट की, जहाँ पर परचेजिंग एजेंट जो है वो परचेजिंग को लुक आफ्टर करता है। लेकिन परचेजिंग चाहे परचेज डिपार्टमेंट करे बेटा या हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, स्पेसिफिकेशंस है, तमाम स्टैंडर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। क्योंकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसके पास तमाम नॉलेज मौजूद होती है कि किन स्टैंडर्ड्स पर, किन स्पेसिफिकेशंस पर जो है वो मेडिसिन पर परचेज़ की जाए, किस ब्रांड को परचेज़ किया जाए अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डिमांड। अपडेटेड फॉर्मूलरी मस्ट बी प्रेजेंट इन हॉस्पिटल फॉर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स। और जब एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो परचेजिंग को देख रहा होता है, लुक आफ्टर कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो फॉर्मूलरी हॉस्पिटल में मौजूद होती है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग तमाम परचेजिंग और तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी भी मेंटेन होनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है डिफरेंट डिजीज़ के लिए। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास सेकंड जो है वो परचेजिंग मेथड है। सबसे पहले तो हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम है कि हमें कौन सी ड्रग परचेज़ करनी है, किन किन क्वांटिटी में करनी है। उसके बाद आपका परचेजिंग जो आपके पास सप्लायर है जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वो कौन होना चाहिए। तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, स्पेसिफिकेशन मेंटेन करना, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल। सेकेंड जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है परचेजिंग मेथड। फॉलोइंग परचेजिंग मेथड्स यूटिलाइज्ड बाय हॉस्पिटल: डायरेक्ट परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, बिड फ्रॉम आइदर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, परचेज फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मेसी एंड कॉन्ट्रैक्ट परचेज। ये बेटा 4 डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू परचेजिंग होती है हॉस्पिटल में, चाहे वो परचेजिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करो या परचेज डिपार्टमेंट थ्रू अ परचेजिंग एजेंट। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास
परचेज फ्रॉम, हम एक एक करके परचेजिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, दिस टाइप ऑफ परचेज इज नॉट विद एनी डिस्काउंट एंड इज़ नॉट यूजुअल। जो डायरेक्ट परचेज जो हो रही होती है बेटा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से, एक तो ये नॉर्मली बहुत ही कम इस तरह परचेज हो रही होती है और इसमें किसी भी किस्म का कोई वो डिस्काउंट नहीं दे रहे होते, क्योंकि ऑलरेडी होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास प्राइसेस कम होती हैं। नेक्स्ट मेथड बेटा है हमारे पास बिड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। इन दिस टाइप ऑफ परचेजिंग फार्मासिस्ट estimates the drug turnover rate, and the reputable manufacturer and wholesaler are invited to quote their price for selected items. The manufacturers submit their bid quotation. The drug purchase order is forwarded to company with the lowest price but with standard quality. बेटा बिड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर होलसेलर, ये भी हमारे पास जो इस टाइप की जो परचेजिंग होती है इसमें जो होता है सबसे पहले तो फार्मासिस्ट वो देख रहा होता है कि टर्न ओवर रेट कितना है ड्रग का, यानी ऑलरेडी इन हैंड मेडिसिन कितनी है और सेल कितनी हो चुकी हैं। उसके बाद जो होता है वो डिफरेंट जो उसके पास मैन्युफैक्चरर जो या फिर होलसेलर होते हैं उन्हें इनवाइट करता है वो कोटेशन भेजें अपनी डिफरेंट जो मेडिसिन वो वहाँ से परचेज़ करेंगे मैन्युफैक्चरर से, तो वो मैन्युफैक्चरर को इनवाइट करते हैं कि वो कोटेशन भेजें जिसमें उस ड्रग के प्राइसेस लिखते हैं, डिस्काउंट वगैरह वो कितना दे रहे हैं, कौन कौन सी ड्रग किस प्राइस पे दे रहे हैं, तो वो अपने बिड भेजते हैं। आपने देखा होगा बेटा अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं तो वो डिफरेंट आप देखें बिड दी हुई होती है कि आप इनवाइट करते हैं हॉस्पिटल या किसी भी जहाँ भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को वो अपनी कोटेशन भेजें, तो वो जो होती है उसमें उस कोटेशन में वो उस भेजते हैं कि भाई ये इस ड्रग का ये अमाउंट होगा, इतना डिस्काउंट होगा। उनकी बेसिस पर जो होता है वो परचेज एजेंट या फार्मासिस्ट सेलेक्ट करता है कि किस मैन्युफैक्चरर को या जो आपके पास होलसेलर है उससे आपको परचेजिंग करनी है, उससे आपको अपनी मेडिसिन जो है वो परचेज़ करनी है हॉस्पिटल के लिए। द ड्रग परचेज ऑर्डर इज़ फॉरवर्डेड टू कंपनी विद द लोएस्ट प्राइस बट विद स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब अगर आपके पास डिफरेंट कोटेशंस आ गई हैं तो उसमें से जो फार्मेसी जो सेलेक्ट करेगा उसमें जो लोएस्ट कॉस्ट होगी विद स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऐसा ना हो कि बेटा जो है जो अगर आप एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं इंशाल्लाह आफ्टर फार्मडी, तो अगर आप एज अ जो है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट हो रहे हैं और वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में परचेजिंग भी आ रही हो या स्पेसिफिकेशंस मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना रिलेटेड टू परचेजिंग, तो कभी भी जो है वो क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़, हम लोएस्ट कॉस्ट तो ज़रूर देखने हैं कि इकोनॉमिकल परचेजिंग हो, लेकिन हम क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो परचेज फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मेसी। दिस मेथड ऑफ परचेज इज़ वेरी कॉस्टली एंड यूटिलाइज्ड इन एमरजेंसी कंडीशन। यानी हॉस्पिटल में इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बेटा जो है वो हमारे पास थर्ड मेथड जो परचेज फ्रॉम लोकल रिटेल फार्मेसी। लोकल रिटेल फार्मेसी से एक तो बेटा परचेजिंग बहुत कम होती है क्योंकि एक तो ये कॉस्टली बहुत होता है, और सेकंड ये कि अगर इसे यूटिलाइज़ भी कर रहे हो तो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट आ गया है कि जिसके लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो जो है वो रिटेल फार्मेसी से परचेजिंग होती है। अदरवाइज़ दिस मेथड को जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं ड्यू टू कॉस्ट। नेक्स्ट जो है बेटा वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट परचेज है। कॉन्ट्रैक्ट परचेज अरेंजमेंट डन विद होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और विद अ कंपनी फॉर हॉस्पिटल सप्लाई। कॉन्ट्रैक्ट परचेज में बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि होलसेलर के साथ भी हो सकता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री के साथ भी हो सकता है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज प्राइम वेंडर सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट परचेज को बेटा हम प्राइम वेंडर सिस्टम भी कहते हैं। Under this system, medicines and allied items supplied to hospital on whenever needed basis
फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो बेटा प्राइम वेंडर सिस्टम है, इस सिस्टम के अंडर जो है जो भी होल सेलर या मैन्युफैक्चरर जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वेन एवर नीडेड बेसिस पर आपको जो है वो ड्रग सप्लाई, यानी जितने टाइम पीरियड का बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस मैन्युफैक्चरर या होल सेलर के साथ, चाहे वो 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, जितने टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर जिस वक्त भी हॉस्पिटल को मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो सप्लाई करेंगे। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट परचेज और प्राइम वेंडर सिस्टम। Private hospital use single or multiple procedures for purchasing of drugs. The small volume purchase in government hospital is done by adopting bidding purchase and the routine purchase by medical store depot. बेटा अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं ड्रग की परचेजिंग के लिए, या कोई सिंगल मेथड भी वो यूज़ करते हैं परचेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम बात करें कि वहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम परचेज़ करना है तो वो बिडिंग मेथड के भी थ्रू हो सकता है, या रूटीन परचेज जो उनका मेडिकल स्टोर डिपोट होती है, जो MSD मेडिकल स्टोर डिपोट, वहाँ से भी परचेज़ करते हैं। थर्ड जो हमारा फैक्टर था जिस पे परचेजिंग डिपेंड कर रही थी वो बेटा हमारा है परचेजिंग अथॉरिटी। यानी परचेजिंग अथॉरिटी मीन्स के हॉस्पिटल फार्मेसी जो मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल्स और अलाइड आइटम्स जो बेटा परचेज कर रहा है वो सेंट्रलाइज परचेज है या परचेज बाय हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यानी कि सेंट्रलाइज परचेज पे अगर बेटा हम जाते हैं तो सेंट्रलाइज मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट और इट्स परचेजिंग एजेंट is responsible for purchase of drugs and related items. However, pharmacists provide specifications both as to quality and the source of purchase. अगर हॉस्पिटल में बेटा परचेज जो है वो या परचेजिंग जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेज डिपार्टमेंट की थ्रू परचेजिंग एजेंट। तो वहाँ भी जो है क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स होगा, जो स्पेसिफिकेशन होगी वो हर सूरत में, या सोर्स ऑफ परचेज जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन तमाम स्टैंडर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट ही होगा, चाहे वो सेंट्रलाइज परचेज हो और परचेजिंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन सेंट्रलाइज परचेज। Purchase by hospital pharmacist. The other system is purchase of drugs and allied items by the pharmacist. दूसरे जो हमारे पास सिस्टम होता है या तो सेंट्रलाइज परचेज हो रही होगी बेटा हॉस्पिटल फार्मेसी में, या फिर परचेज बाय हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। The other system is purchase of drugs and allied items by the pharmacist. Since pharmacist has the responsibility of compounding, dispensing and manufacturing of drugs used in hospital, he should also have the justification to specify the drugs to be purchased. यानी कि अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परचेजिंग को डील कर रहा होता है तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होगी कि कौन सी मेडिसिन परचेज़ करनी है, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, किस रिटेलर और किस होल सेलर या मैन्युफैक्चरर से और कब कब परचेजिंग करनी है, कितने टाइम इंटरवल पर परचेजिंग करनी है। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होगी, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परचेजिंग के साथ साथ कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो होती है वो बेटा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है। आगे चलते हैं हम। थर्ड फैक्टर जो परचेजिंग पे बेटा डिपेंड कर रहा है वो हमारे पास ड्रग स्टोरेज। द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स इन फार्मेसी आर एज फॉलोज। अगर इस ड्रग स्टॉक हम देखें या स्टॉक ऑफ ड्रग्स को हम देखें तो ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स पर।
स्टेबिलिटी, कंपैटिबल स्टोरेज, सिक्योर स्टोरेज, सेफ स्टोरेज, सेग्रीगेट स्टोरेज। यानी स्टॉकिंग ऑफ ड्रग जो होती है डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, कंपैटिबल स्टोरेज। यानी बेटा जब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो हॉस्पिटल में या आप परचेज कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, लाइट है, यानी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसे स्टोरेज कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो है सिक्योर स्टोरेज है, वो जो जहाँ पे भी ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स आप कह रहे हैं या हम कहते हैं अलाइड आइटम्स जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, वो सिक्योर भी होने चाहिए वहाँ पर। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपने जो क्वांटिटी वहाँ पे रखी थी आफ्टर 1 वीक या 6 मंथ अगर आप उसको में देख रहे हैं कि वो इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है, तो पता चला वहाँ पर 100 बैजेस के बजाय जो है 98 बैजेस में मौजूद हैं। तो वो स्टोरेज सिक्योर होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज, और सेकंड जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास बेटा ड्रग स्टोरेज में आएगा, सेफ़ स्टोरेज होनी चाहिए। वो ड्रग सेफली यूटिलाइज होनी चाहिए। जो हमारे पास डिफरेंट आपके पास अगर हम देखते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग्स या डिफरेंट ऐसी जो साइकोटिक ड्रग्स वगैरह होती हैं जो स्पेसिफिक जिनके प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर ख़ास तौर पे फिल किए जाते हैं और फिर वो डिस्पेंस होती हैं, तो उनकी या तमाम जितनी भी मेडिसिन यूटिलाइज हो रही हैं हॉस्पिटल में वो सब सेफ़ स्टोरेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है बेटा, सेग्रीगेट स्टोरेज हमें करनी चाहिए कि हम डिफरेंट पोर्शंस बना लें हम स्टोरेज के लिए, कि आपके पास जो होती है वो स्ट्राइल है, नॉन स्ट्राइल है, डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का एरिया कितना बड़ा है, उसके हिसाब से एक सेग्रीगेट कर दी जाती है कि आपने स्ट्राइल को अलग स्टोर किया, नॉन स्ट्राइल को अलग स्टोर किया। इसके अलावा भी मज़ीद सेग्रीगेशन हो सकती है बेटा कि स्ट्राइल में भी आप जो है पेरेंटल्स पर अलग चले जाएँ। ऑप्थेलिक डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कवर्ड एरिया स्टोरेज का कितना है। तो ये 4 पॉइंट जो हमारे पास आते हैं स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स में आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इसी पे चल रहे हैं बेटा स्टॉकिंग में, तो स्टोर रूम अरेंजमेंट्स होनी चाहिए स्टॉकिंग के लिए। ड्रग्स में बी स्टॉक्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू कोड नंबर सीक्वेंस सेपरेटिंग द डिफरेंट डोजेज फॉर्म। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अपनी आसानी के लिए कि जब आपको ज़रूरत होती है हॉस्पिटल फार्मेसी मेडिसिन की जब ज़रूरत हो, तो जब जो है किसी भी आप जो स्टोर पर्सन है जो उसको मेंटेन कर रहा है वो तमाम ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करे या उसके जो ड्रग्स को बैजेस को डिफरेंट कोड नंबर दिए गए हैं उन कोड नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टोर करे। देयर आर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक कि यहाँ पे बेटा अभी जो हम ये इस स्लाइड में हम ये कह रहे थे कि स्टोर रूम अरेंजमेंट जो होनी चाहिए वहाँ पे ड्रग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकती है और कोड नंबर सीक्वेंस में भी हो सकती है। तो स्टोर रूम अरेंजमेंट के लिए फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए कि किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से आपके पास डोजेज फॉर्म मौजूद है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टेक्निक मौजूद है बेटा। इसमें हमारे पास शेल्फ स्ट्रिपिंग एंड फ्लोर मार्किंग। शेल्फ stripping, it is a technique that consists of applying a strip having identifying information to the front run of the shelves। यानी स्ट्रिप डिफरेंट स्ट्रिप बना ली जाती हैं जिस पर उस डोजेज फॉर्म की इंफॉर्मेशन होती है और वो शेल्फ पर लगा दी जाती हैं। इस तरह इजीली आपका एक्सेस होता है जब आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तो इसे हम कहते हैं बेटा शेल्फ स्ट्रिपिंग। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का जो है वहाँ पर फ्लोर मार्किंग। इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक ऑफ फ्लोर दैट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेंसिल विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी एक तो ये शेल्फ में आपने देख लिया कि किसी भी फ्लोर पर अगर डिफरेंट वहाँ पर शेल्फ मौजूद हैं स्टोरिंग के लिए, तो उस शेल्फ के लिए हम क्या करते हैं कि
डिफरेंट स्ट्रिप्स बना के उनकी आइडेंटिफिकेशन डोजेज फॉर्म की इसके हिसाब से हम वो वहाँ पे लगा देते हैं। इसके अलावा अगर फ्लोर को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए स्टेंसिल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उस स्टेंसिल्स पर उस ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, वो मौजूद होती है। इस तरह आप ड्रग को फ्लोर के अकॉर्डिंग भी आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें उसको हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट के लिए उसकी ज़रूरत होती है और आप उसे वहाँ से स्टोर रूम से आप मंगवा रहे होते हैं या फार्मेसी में हमें उसे मेंटेन करना होता है। ये 2 टेक्निक थी आइडेंटिफिकेशन की बेटा आफ्टर स्टोरेज। स्टॉक कंट्रोल, अब आपने स्टोर कर लिया, स्टॉक कंट्रोल को आप किस तरह मेंटेन करेंगे, स्टॉक जो हमारे पास हॉस्पिटल में मौजूद है। Suitable stock control is very important whenever medications are kept, whether in journal storage, in main pharmacy, satellite pharmacies, nursing units, patient care area, emergency room, ऑपरेटिंग रूम, रिकवरी रूम एट्सेट्रा। यानी आपके पास एक मुनासिब स्टॉक मौजूद होना चाहिए। जो जितनी भी ड्रग और अलाइड आइटम्स जो उस हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिकेशंस और अलाइड आइटम्स के लिए। अब वो स्टोरेज आपकी जो है कहीं भी आप स्टोर कर रहे हो उसका सूटेबल स्टॉक कंट्रोल होना चाहिए। ये स्टोर आप फार्मेसी में भी कर सकते हैं, आपके पास जो मेन फार्मेसी होती है। इसके अलावा सैटेलाइट फार्मेसीज़, अगर डिफरेंट आपके हॉस्पिटल बहुत बड़ा है उसके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ उसकी फार्मेसी मौजूद है, तो उस सैटेलाइट फार्मेसी में भी स्टॉक कंट्रोल मौजूद होना चाहिए स्टॉक का। चाहे नर्सिंग यूनिट में आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, पेशेंट केयर एरिया में कर रहे हो, एमरजेंसी रूम जहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट आप देख रहे होते हैं वहाँ पे चाहे आपका स्टॉक मौजूद हो, ऑपरेटिंग रूम, रिकवरी, कहीं भी अगर हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में जहाँ पर आपने स्टॉक रखा हुआ है वहाँ पे उसका स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन मस्ट बी प्रिवेंटेड एंड एक्सपायरी डेट मस्ट बी रिकॉर्डेड। आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन मीन्स बेटा कि ऐसा ना हो कि आपके पास जो है जिस मेडिसिन की आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को डिमांड थी और उस वक्त वो मौजूद नहीं था, तो ये सिचुएशन हॉस्पिटल में कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपना ड्रग का एक पार लेवल मेंटेन करते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि पार लेवल क्या होता है, हर ड्रग का पार लेवल हम किस तरह मेंटेन करते हैं। तो आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन जो होती है उसको प्रिवेंट करना चाहिए और जितनी भी ड्रग्स की जो होती है एक्सपायरी को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। A method to detect and properly dispose of outdated, degraded, recall or obsolete drugs and applied item must be established. प्रॉपर मेथड मौजूद होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में कि जितनी भी ड्रग्स हैं आउटडेटेड हैं या वो जो डिग्रेड हो गई हैं उनको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये तमाम मेथड, ऑब्सोलीट ड्रग्स जो कि अब यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं उसके रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है, तो इसके पास उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास प्रॉपर मेथड स्पेसिफिकेशंस मौजूद होनी चाहिए हॉस्पिटल में। This can be achieved by periodic audits of all medication storage area। तो ये तमाम चीज़ें बेटा आप किस तरह स्टॉक को मेंटेन करेंगे, आउटडेटेड ड्रग्स को किस तरह डिस्पोज ऑफ करेंगे, कि इन तमाम के लिए क्या होना चाहिए, उस हॉस्पिटल में पीरियोडिक ऑडिट्स होना चाहिए। अपने इसके भी अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स बना लेने चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को कि आपको ऑडिट उन एरिए का आपको क्वार्टरली करना है, बाई एनुअल करना है, एनुअल करना है, ताकि तमाम चीज़ें आपके पास मेंटेन रह सकें और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन की जब भी या फार्मास्यूटिकल या अलाइड आइटम्स की ज़रूरत हो, कोई भी आपके पास ऐसा मिसहैप ना हो जिसकी वजह से हॉस्पिटल की पोजीशन या फार्मासिस्ट की पोजीशन ख़राब हो। आगे चलते हैं बेटा। वहाँ पे मैं कहती कि रिकॉल ड्रग्स, वहाँ पे मैं कहती जो रिकॉल क्या होती हैं रिकॉल ड्रग्स। अ ड्रग रिकॉल अकर्स व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर मेडिसिन इज़ रिमूव फ्रॉम द मार्केट
because it is found to be either defective और पोटेंशियली हार्मफुल। यानी रिकॉल ड्रग्स के जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे जहाँ पे स्टोरेज है उसको डिस्पोज ऑफ करना ये है, तो रिकॉल ड्रग्स क्या होती हैं? यानी वो ड्रग जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे परचेज़ की जा रही हूँ या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं बेटा, आपको पता है वो ड्रग जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम परचेज़ करते हैं फार्मेसी से, उसे हम करते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो चाहे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो या ओवर द काउंटर मेडिसिन हो, अगर वो मार्केट से उठा ली गई हो, मार्केट से रिमूव कर दी गई हो उस मैन्युफैक्चरर ने किसी भी वजह से, चाहे वो डिफेक्टिव थी वो ड्रग, वो बैच जितने भी वहाँ पे ऊपर सेल हुए, या पोटेंशियली उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ड्रग मार्केट से उठा ली गई हो, तो उसे हम कहते हैं रिकॉल ड्रग। समटाइम्स द मार्कर्स of the drug will discover a problem with their drug and voluntarily recall it. Sometime जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वही डिस्कवर कर रहे होते हैं जब पोस्ट सर्विलेंस प्रोग्राम होता है उस ड्रग की यूटिलाइजेशन के बाद, यानी ड्रग मार्केट में आ गई तो पोस्ट सर्विलेंस प्रोग्राम होता है, हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो समटाइम ऐसे पोटेंशियली हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ड्रग मार्केट से उठा लेता है, उसे हम कहते हैं रिकॉल ड्रग। आगे जो हमारे पास आ रहे हैं बेटा रिकॉर्ड्स हैं कि जितने भी स्टॉक हैं तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन। अ सूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन एंड मेंटेन। आप हमारे पास हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसको चाहिए कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उसे डिज़ाइन करें कि किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कब कब इवेलुएट करना है। दीज रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट, inventory control, assessment of departmental process and sometimes for legal purposes। तो ये रिकॉर्ड जो आपके ड्रग परचेज के और उसके इन्वेंट्री मेंटेनेंस के जो रिकॉर्ड होते हैं उसे प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इन रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट जो हो सकती है किसी भी वक्त बेटा ज़रूरत पड़ सकती है, मैनेजमेंट को भी ज़रूरत पड़ सकती है, या इन्वेंट्री कंट्रोल जहाँ पे हो रही है वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, या जो जो डिपार्टमेंट है आपका उसके प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इस रिकॉर्ड की। और सम टाइम कोई लीगल पर्पस ऐसा आ सकता है, कोई ऐसा केस हो गया जिसके लिए हमें उस रिकॉर्ड की, उस हॉस्पिटल में उस परचेजिंग रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है कि कब कब परचेजिंग हुई है, कहाँ कहाँ से परचेज हुई है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस परचेजिंग। तो ये रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए बेटा हॉस्पिटल में। अमंग द रिकॉर्ड्स नीडेड इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल सिस्टम आर, जो रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल सिस्टम में, परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, जो परचेज़ आपने की है, परचेज़ और इन्वेंट्री जो की है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कंट्रोल सब्सटेंसेस इन्वेंट्री एंड डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड, जो कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं, जो बेटा मैंने आपको बताया कि में जो प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें मैंने आपको बताया था कंट्रोल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी इन्वेंट्री और उनकी डिस्पेंसिंग, कब कब डिस्पेंस हुई है, कितनी इन्वेंट्री आई थी, सबको मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स आए थे उस मेडिकेशन को डिस्पेंस करने के लिए, उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग प्रोडक्शन रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग और जो पैकेजिंग हुई है उसकी, उस प्रोडक्ट की जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। थैंक यू बेटा, यहाँ पर हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। आज के लेक्चर में जो बेटा हमारा जो टॉपिक था वो हमारा परचेजिंग एंड स्टॉक कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स। यहाँ पर बेटा मैंने आपको बता दिया कि परचेजिंग ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन्स क्या है, परचेजिंग को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप कौन सी ऑब्जेक्टिव्स के तहत आप फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट या फार्मास्यूटिकल परचेजिंग आप कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा हमने जो डिस्कस किया वो परचेजिंग प्रोसीजर क्या क्या है, और ये परचेजिंग प्रोसीजर किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड्स करता है। इसमें हमने सिलेक्शन ऑफ ड्रग आइटम पढ़ा है बेटा, उसके पास परचेजिंग मेथड हमने पढ़ा
कि कौन कौन से हमारे पास हॉस्पिटल में मेथड होते हैं। ये डिफरेंट मेथड को बेटा हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड हैं जिसको बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मेथड के बाद जो है बेटा परचेजिंग अथॉरिटी जो है उस परचेज़ की कौन होती है, इसको बेटा हमने डिस्कस किया कि हमने कहा कि परचेजिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। बेटा इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारे पास 4th पॉइंट था ड्रग स्टोरेज के ड्रग जो स्टोर की जा रही है, जो आप परचेज़ कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी स्टोरिंग किस तरह होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को हम देख रहे होते हैं। जो ड्रग स्टोरेज होनी चाहिए कि वो स्टेबिलिटी कंपैटिबल होना चाहिए, सिक्योर स्टोरेज होनी चाहिए, सेफ़ है, सेग्रीगेट है। तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट है जब हम ड्रग स्टोरेज में हम देख रहे होते हैं। स्टोर रूम अरेंजमेंट की हम बात कर रहे थे कि स्टोर रूम अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए। उसमें फिर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उन ड्रग्स की। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास टॉपिक था बेटा वो हमारे पास स्टॉक कंट्रोल है कि जितने भी आप जो इन्वेंट्री आप परचेज़ करें, मैन्युफैक्चर करें, कहीं भी हॉस्पिटल में आप डिफरेंट अपने पॉइंट्स बना दिए अगर स्टॉक के कि आपको सैटेलाइट में करना है, मेन फार्मेसी में करना है, नर्सिंग में, हॉस्पिटल, आपके पास पेशेंट केयर एरिया, एमरजेंसी में, जहाँ जहाँ स्टॉक होता है उसे हमें प्रॉपर उस स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए और उन एरिया का हमें पीरियोडिक ऑडिट करना चाहिए कि कब कब, और इसके लिए स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स बना लेने चाहिए कि कब कब आपको इन्वेंट्री को, स्टॉक को, आपको रिकॉर्ड को चेक करना है, किस तरह वो मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही है, तमाम रिकॉर्ड। इसके बाद लास्ट में बेटा हम आए थे रिकॉर्ड कीपिंग कि जितने भी आप इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उन मैन्युफैक्चर अगर हो रही है आपके यहाँ तो उन सब के रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना चाहिए एट दी एंड, क्योंकि इस रिकॉर्ड की ज़रूरत आपको कहीं भी किसी भी वक्त पड़ सकती है हॉस्पिटल में। यहाँ पे बेटा हमारा आज का लेक्चर बेटा वाइंड अप हो जाता है। कोशिश करें डेली का लेक्चर डेली पढ़ें और फिर इंशाल्लाह जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे बेटा। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह